नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री ने सेना को दी खुली छूट। आतंकवाद को करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प। भारत में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का एक्स हैंडल वैन। जम्मू कश्मीर में 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद किए गए। पहलगाम अटैक के पीछे पूर्व पाकिस्तानी कमांडो। पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा की वैधता आज से होगी खत्म। भारत नहीं छोड़ने पर 3 साल जेल। हिमाचल में कारों में कूड़ादान रखना, बसों और कारों में कूड़ादान रखना अनिवार्य। आज से उल्लंघन पर 10,000 का जुर्माना। राम मंदिर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड लगाया गया। 7 महीने में 60 कारीगरों ने किया तैयार। मंदिर की ऊंचाई अब 203 फीट हुई। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जैसलमेर बाड़मेर में 46 डिग्री पार टेम्परेचर। यूपी एमपी में बारिश से मिली राहत। बिहार में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देश की राजधानी दिल्ली से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश आतंकियों के आका पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें सीडीएस अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना है हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट कौन से हों और इसका समय क्या हो, इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट दी है। पहलगाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल वैसरन में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में शामिल आतंकियों और उनके आकाओं का पृथ्वी के अंतिम छोर तक पीछा करने और उन्हें उनकी कल्पना से परे कड़ी से कड़ी सजा देने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें उसमें सिर और हाथ पैर गायब दिखाई दिए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पोस्ट को शेयर किया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। कांग्रेस पाकिस्तान आतंक के डीप स्टेट की टूल किट बन गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है, क्या पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी हैं, वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे बीच रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं
जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए प्रदेश के होनहार अभ्यर्थियों से संत कबीर कुटी में आयोजित एक सम्मान समारोह में मुलाकात की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और चयनित अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने सफल अभ्यर्थियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि आपने न केवल अपने परिवार, गांव बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि अब इन युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, जिन्हें करोड़ों लोगों के हित में कार्य करना है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में सहयोग देना है। कार्यक्रम में हरियाणा के अलग अलग जिलों से यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने भाग लिया और अपने संघर्ष तथा सफलता के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा में नौकरियों के लिए पारदर्शी प्रणाली लागू है और बिना पर्ची और बिना खर्ची के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। खबर रेवाड़ी से, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। तपती दोपहर में इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी पानी और छांव की तलाश में भटकते नजर आते हैं। शहर में दोपहर 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने का रस, शिकंजी जैसे शीतल पेयों का सहारा ले रहे हैं। वहीं अस्पतालों में भी गर्मी से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। वैसे तो डॉक्टर गौरव ने हमें सारी चीज़ें बताई दी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ऐड कर देना चाहूँगा इसमें। यूजुअली जो हीट वेव है वो काफ़ी सिमिलर है बुखार जैसे। सिम्टम्स सारे बुखार जैसे ही आएंगे पेशेंट को, कि शरीर का तापमान बढ़ जाना, पेशेंट डिहाइड्रेटेड फील करना, बेचैनी महसूस होना पेशेंट को। कई बार ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट बिल्कुल बेहोश होकर आते हैं। नॉर्मल बुखार में और हीट स्ट्रोक में अंतर होता है। नॉर्मल बुखार में हमारा जो सेंट्रल जो सिस्टम है उसका रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेन रहता है। हीट स्ट्रोक में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली। देखो, हीट वेव पे जो भी मतलब पहली चीज़ तो ये है कि हीट वेव से प्रॉब्लम आपको क्या हो सकती है, जैसे कि क्रैम्प आना या फिर किसी बंदे को उल्टी आ जाना, ठीक है, चक्कर आ जाना, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी हीट वेव के कारण होती है, ठीक है। तो मान लो जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो मरीजों को यही हिदायत है कि जब भी वो अस्पताल में आए तो पूरा अपना, जैसे कोई भी डिहाइड्रेशन है तो जैसे पूरा पानी वानी पी के आए, पूरा जो साल्ट वाली चीज़ें हैं मतलब वो सारी पी के आए, और जो खुले मतलब वेंटिलेशन खुले कपड़े जो है उस टाइप की चीज़ों को मेंटेन करें। रुक करेंगे अगली खबर का। फ्रीडम फाइटर डॉक्टर श्यामलाल थापर की 50वीं श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। दावा किया कि देश की आज़ादी में पंजाबियों का बड़ा योगदान है। पहलगाम आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने पर जोर दिया। पानी और बॉर्डर बंद करने के दावों को जुमला करार दिया और कहा कि अगर ऐसा नहीं तो आडवाणी द्वारा किए गए बिजली समझौते को रद्द करें। स्पीकर ने आपको अडानी के बिजली समझौते की बात कही कि अडानी के बिजली समझौते को रद्द करें। स्पीकर ने आतंकी हमले के पहले जरूर एहतियातन उपाय न करने पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पंजाब के बॉर्डर सील करने पर आपत्ति जताई। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। मैनपुरी से अहम खबर, जहां 1 लाख का इनामी जीतू उर्फ जितेंद्र ढेर हुआ। एसटीएफ और पुलिस की नजर में था जितेंद्र। संदिग्ध जितेंद्र उर्फ जीतू का एसटीएफ और पुलिस पीछा कर रही थी। इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू ने शुरू की फायरिंग। पुलिस का पीछा करने पर जितेंद्र ने फायरिंग शुरू की। एसटीएफ और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू हुई। पुलिस ने बचाव में गोली चलाई। गोली लगने से घायल हुआ जितेंद्र उर्फ जीतू। इलाज के दौरान सैफई में जितेंद्र उर्फ जीतू की मौत हो गई। थाना एलाऊ इलाके का पूरा मामला है। तो गोली लगने से घायल हुआ जितेंद्र उर्फ जीतू।
1 लाख का इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू। इलाज के दौरान सैफई में जितेंद्र उर्फ जीतू की मौत हो गई। तो इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू ने शुरू की फायरिंग। आपको बता दें एसटीएफ और पुलिस के ऊपर शुरू की जितेंद्र ने फायरिंग। इसके बाद जवाबी फायरिंग में एसटीएफ और पुलिस की गोली से घायल हुआ जितेंद्र। इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में जितेंद्र उर्फ जीतू को भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां अक्षय तृतीया पर्व को लेकर कायमगंज के सराफा बाजार में भारी रौनक बढ़ गई है। वहीं अक्षय तृतीया पर्व को लेकर कायमगंज स्थित माया ज्वेल्स एंड जेम्स शोरूम पर अक्षय तृतीया पर्व के एक दिन पूर्व से ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही। सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए आज सुबह से ही माया ज्वेलर्स एंड जेम्स शोरूम पर ग्राहकों का पहुंचना शुरू हो गया था। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा अक्षय तृतीया को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में वार्ता करने पर माया ज्वेल्स एंड जेम्स शोरूम के मालिक सालीन अग्रवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और शोरूम पर आयोजित एक भव्य आयोजन में प्रातः 10 बजे मुख्य अतिथि कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार के कर कमलों द्वारा सोने के आभूषणों की व्यापक स्तर पर भव्य लॉन्चिंग की जाएगी। इस अवसर पर नई डिजाइनों की आकर्षक रेंज की ज्वेलरी पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर ग्राहकों के लिए माया शोरूम में मेकिंग चार्ज में विशेष छूट देने का ऑफर चल रहा है। उक्त विशेष ऑफर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल तक ही जारी रहेगा। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां अमृतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लीलापुर निवासी दंपति ने मंगलवार को संयुक्त रूप से आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद में नौकरी करने वाले 24 वर्षीय शशांक सोलंकी और उनकी 22 वर्षीय पत्नी अंशु 2 दिन पूर्व ही घर आए थे और दवा लेने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। दोनों ने ग्राम हरसिंहपुर के पास अनुराग के खेत में स्थित आम के पेड़ पर फांसी लगा ली। शशांक ने काला दुपट्टा और अंशु अपनी साड़ी से फांसी के फंदे पर ये दोनों लटकते मिले। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मोनू शाक्य और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दंपत्ति के शव को नीचे उतारकर जांच पड़ताल की। शशांक का विवाह 2 वर्ष पूर्व जनपद हरदोई के थाना हरपालपुर क्षेत्र के ग्राम साहबुद्दीनपुर में हुआ था। दंपति का एक 4 माह का पुत्र शिवांग है। 2 दिन पूर्व ही शशांक अपने ताऊ सुनील की मृत्यु के बाद घर आया था। सीओ अमृतपुर अजय वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गृह कलेश के चलते आत्महत्या करने का सामने प्रतीत हो रहा है, लेकिन अन्य भी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। खबर अयोध्या से, जहां हनुमानगढ़ी में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। आपको बता दें गद्दी नसीन महंत प्रेमदास करेंगे रामलला का दर्शन। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे सरयू में शाही स्नान करेंगे और शाही स्नान के बाद भगवान रामलला के दरबार के लिए रवाना होंगे। सरयू घाट से भगवान रामलला के बीच में 40 स्थानों पर पुष्प वर्षा इस दौरान की जाएगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े ऊंट भी होंगे। आपको बता दें हाथी घोड़े ऊंट भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी, सागरिया पट्टी, उज्जैनिया पट्टी, बसंतिया पट्टी व हरिद्वार पट्टी के महंत व पंच भी इसमें शामिल होंगे। गृहस्थ भी शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी के इतिहास में अब तक 52 बीघा के बाहर कोई नहीं निकला था। गद्दी नसीन महंत सदियों पुरानी परंपरा तोड़कर एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। सागरिया पट्टी के पंच संजय दास का दावा है कि पिछले 3 महीने से हनुमान जी की गद्दी नसीन महंत जो महंत को प्रेरित कर रहे थे
प्रभु रामलला का दर्शन करें। हनुमानगढ़ी की तरफ से प्रभु रामलला को लगाया जाएगा 56 प्रकार का भोग। देखिए, कल बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, वो भी हनुमानगढ़ी के लिए, क्योंकि हनुमानगढ़ी के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 52 बीघे परिध को छोड़ करके गद्दी नसीन जी माँ सरजू में स्नान करेंगे, तत्पश्चात पूजन करेंगे, उसके बाद श्री रामलला का दर्शन करेंगे। क्योंकि जो है हनुमानगढ़ी परिध की 52 बीघा परिध को छोड़ के कोई गद्दी नसीन बगैर परमिशन के जा सकता है, और उसके लिए पंचायत बाकायदा हुआ, अखाड़े की निर्णय हुआ, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, क्योंकि गद्दी नसीन जी ने स्वयं पंचायत से आग्रह किया था और उस आग्रह को पंचायत ने स्वीकार किया और महाराज श्री को वहां जाने के लिए क्यों हनुमान जी स्वयं प्रेरित कर रहे थे उन्हें भगवान रामलला का दर्शन के लिए, और वह शुभ घड़ी कल आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना से आक्रोशित रामनगरी अयोध्या के साधु संतों ने अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर सैकड़ों लोगों के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को और आतंकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पोस्टर जलाए। रामनगरी में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा गूंजता नजर आया। निश्चित रूप से जन आक्रोशित संतों के नेतृत्व में और जन आक्रोशित हिंदुओं के नेतृत्व में हम लोग पाकिस्तानी जो है राष्ट्रीय ध्वज को जलाने का काम किया हूँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को जलाने का काम किया हूँ, वहाँ के आतंकवादियों को जलाने का काम किया हूँ। निश्चित रूप से निरपराध व्यक्तियों को, निहत्थे व्यक्तियों को धर्म पुष्कर के मजहबियों के द्वारा जो गोली मारने का काम किया वह अत्यंत निंदनीय, अत्यंत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि अब पाकिस्तान पर कूच करिए और पाकिस्तान को अलग थलग करके कई हिस्सों में बांटने का काम करिए। पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक इरादा हिंदुस्तान के प्रति रहा है, जो 26 लोगों को वहाँ मारा गया है और केवल धर्म पूछ के मारा गया है, उनका जो है लिंग देख के मारा गया है, ये बहुत दुखद है। हम लोग चोरी नहीं पहने हुई हैं, हम लोग वीर हैं, ये सौगंध खाते हैं कि टिट फॉर टैट, जिन मोहि मारा तिन पर मारा, ते में माधव तने तुम्हारा। और मैं कहता हूँ कि जो न दंड देव खल तोरा, अभ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, गीता में एक है, यज्ञ वही सर्व काम धूप। यज्ञ सभी कामनाओं की पूर्ति करता है और यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो आज वर्तमान परिवेश में पूरे विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के पूर्ण समाधान के लिए, और यहाँ के बहुत ही दिव्य संत हुए हैं प्रेमावतार, और सारी समस्या प्रेम से ही समाधान हो सकती है। परम पूज्य रामहर्षण दास महाराज जी तो उस प्रांगण में कल अक्षय तृतीया के पावन दिन से अखंड अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। खबर बागपत से, जहां नगरपालिका में भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में लगने वाले पैसे की बंदरबाट को लेकर नगरपालिका के सभासदों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सभासदों ने नगरपालिका परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना दिया। इससे पहले सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया था कि घोटाले के आरोपी को ही घोटाले की जांच अधिकारी बनाया गया था। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों का विरोध बढ़ता जा रहा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, भूख हड़ताल जारी रहेगी। नगर पालिका में हमारे एक अधिशासी हैं के बढ़ाना, उनका ये कहना है कि मैं बढ़ाना एक ब्रांड होता है और मैं बागपत नगर का डीएम हूँ। मैं जो चाहूँगा अपनी मर्जी से जो करूँगा, मेरे लिए बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है। कल बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के अंदर अधिकतर सभासद मौजूद थे। हमारे सभी सभासदों ने ईओ साहब से पूछा कि आप नगर पालिका के 10 कर्मचारियों की सैलरी बिना बोर्ड की परमिशन के निकाल रहे हो, जो कौन सा कायदा है। तो उसने कहा कि ये मेरा लेने का एक अधिकार है। और अगली खबर सीतापुर से है, जहां पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर पत्रकारों और मृतक के परिजनों ने लालबाग चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग करते हुए
दोषियों को सजा दिलाने की गुहार लगाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मृतक पत्रकार के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए की मुआवजे, पत्नी को सरकारी नौकरी और हत्याकांड का पारदर्शी खुलासा किए जाने की मांग की। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर उन्नाव से है, जहां एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवा रही है। भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज रही है। वहीं दूसरी ओर उन्नाव की हसनगंज तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम कोरोरा में कल्पना साहू नाम की प्राइवेट कंपनी द्वारा ग्राम के सैकड़ों बीघे जमीन का क्रय कर कंपनी कल्पना सिटी बनाई जा रही है। गांव के किसानों का आरोप है कि कल्पना साहू द्वारा उनके खेतों तक जाने वाले चक्रोड, सींच नाली सहित ग्राम पंचायत की कीमती जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। गांव के किसानों ने बताया कि अगर इस तरह से चक्रोड नाली की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा तो हम किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही फसलों में पानी लगा पाएंगे, और इस तरह तो हम लोगों के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इतना ही नहीं, गांव के किसानों ने कल्पना साहू पर धमकाने व फर्जी मुकदमे में फंसाने, जेल भिजवाने की साजिश रचने के भी आरोप लगाए हैं। समस्या ये आ रही है, चक्रोड पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग, और सारे चक्रोड पे कब्जा कर रहे हैं, और जो किसानों के छोटे छोटे खेत हैं तो उस पे जो है चक्रोड निकाल रहे हैं। और इसमें चकबंदी भी हुई थी, चकबंदी पे मेयर सही साबित की गई थी। की कार्रवाई चाह रहे हैं इसमें साहब हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, वो लोग ये बता रहे हैं सारा जो है मिल के प्रशासन से हम चक्रोड कब्जा कर लेंगे, आप क्या कर पाओगे। तो साहब हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, धमकी देते हैं, ज्यादा बनोगे आपका खेत भी। मामला ये है, लेखपाल आए थे, ये लोग हमारा जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, तो उस पर जो चक्रोट है उन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। चाहते जमीन हमको दे दें, जमीन मद्दी मांग रहे हैं सस्ती, हमको दे दें, जमीन नहीं देंगे तो कहते रास्ता नहीं देंगे। और लेखपाल आकर लेखपाल ने कहा तुम्हारी जमीन नहीं खत्म कर देंगे, नहीं मानोगे। हमारे खेत में नाप दिया, और पहले नाप साहब आए थे, चक काटे और चक काट के वो नाप दिया, हमने अपनी मेल रख लिए, उन लोगों ने सरदारों ने मेल नहीं रखी, वो पूरा चक्रोट जोत लिया। अब ये कह रहे हैं चक्रोट वहाँ तुम्हारे में है, लेखपाल खर्चा पानी देते, लेखपाल पैसे वाली पार्टी है वो दे देते, और लेखपाल हमारे मुँह से दे रहा। और लेखपाल से बातचीत की तो लेखपाल ने कहा तुम्हारी जमीन खत्म कर देंगे। यहाँ जमीन बिकी थी, सरदार लोग रहते थे तो यहाँ जमीन बेच कर चले गए थे। हमारी गरीबों की जमीन थी यहाँ आसपास, कोनो 10 बिस्वा, कोनो 5 बिस्वा, कोनो 7 बिस्वा, गरीब मने तो जमीन है उनकी, और ये के लाला चक्रोट नहीं खड़ा था। अब नहीं, कल्पना ने खरीदी थी जमीन, तो चक्रोट तो जब सरदार भेज दिया तो इंगल लगा गए थे, इंगल लगे थे, अब भी लगे हैं इंगल। तो कल्पना सिटी वालों को लेकर के क्या समस्या आ रही है? तो ये सिटी वाले को का वो बढ़ा का अपन जवाल उठा रहे हैं, तो गरीबों की तो जमीन छाड़ते ही, वो पैसा वाले हैं, पावर वाले हैं, तो गरीबों को आवत है बड़ी बड़ी गाड़ी से हड़का देते हैं। नान मने लोग आते, अनपढ़ मने है बुद्धू, तो कहा जाना वही पढ़े मने तो अपन पढ़े पावर दिखा। हमार जमीन हवा और चक्रोट में हवा, और चक्रोट सब बना ले रहे हैं, और इसके बाद में हमारे खेत में सब कब्जा कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी है, बताओ क्या करी। शिकायत की गई? हाँ, शिकायत की नहीं, का कोई सुनवाई मन नहीं है। कोई में धमकी दो, आवत जवाल उठा दे, जब आवत है धमकी दो, नहीं बने की बात बना चोरी तोरा बनावत है। नहीं मिला तो क्या कर? अब बताओ, हमारे थोड़ी जमीन है, हमारे लड़का बच्चा क्या करी, हम देख जाए सब। भाई चक्रोट में बनी है, पहले बनी है, वह सब कब्जा कर ली है। तुमको मना करते तो क्या करते? कहते हैं कि हम जबरदस्ती करेंगे। हमारी समस्या यही है कि हमारे गांव के गरीब बंदे हैं, सारे बंदे लोग की सारी जमीन यहाँ थी, और सारी जमीन में ये जब से कल्पना साहू ने जया लिया है जमीन, तब से ही लोग यहाँ पर बनाना चालू किया है। तब से चक्रोट मतलब खेत छोड़ गए, खेत में सोच रहे हैं चक्रोट बना ले, और इधर चक्रोट में बना रहे हैं दीवार। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे। शिकायत बहुत कुछ की जाती, लेकिन सुनी नहीं जाती हमारे लोगों की। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से आती, गोली बंदूक लेके आते, दिखाते, गरीब बंदे भाग लेते। क्या करूँ हम लोग, धमकाते हैं क्या? बहुत धमकाते, बहुत ज्यादा। रात रात दीवार बनाते हैं, जन्म जुट डाले हैं, रात रात दीवार बना लेते हैं। क्या चाहते हैं आप?
हम लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन छोड़ दें, हमारा चक्रोट छाड़ दें, अपनी जमीन में बना ले हम लोग कुछ। अगली खबर कानपुर से, जहां स्वरूपनगर थाना क्षेत्र स्थित जीएसबीए मेडिकल कॉलेज परिसर में एक पैरामेडिकल छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक वीसीजी प्रथम वर्ष का छात्र था और मूल रूप से बांदा का रहने वाला था। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्र के पिता बार बार कॉल करने के बावजूद जवाब न मिलने पर हॉस्टल पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्होंने बेटे का शव फांसी पर लटका पाया। इस हृदय विदारक दृश्य के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन को छात्र की आत्महत्या की भनक तक नहीं लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। उसका फोन नहीं लग रहा था, तब हम वहाँ से आए हैं गाँव से। आए तो रूम लॉक था अंदर से, पुलिस को फोन किया, फिर ताला तो दरवाजा तोड़ा गया। कितने दिन पहले बात हुई थी आप? शनिवार को हुई थी उससे। क्या लग रहा है, क्या कारण होगा उसका फांसी लगाने का? अब कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। घर से आराम से आया है, शुक्र के दिन गांव से आया है, हमसे कोई बात शेयर नहीं की, मतलब परेशानी वाली हमारी समझ में नहीं आ रही। कहाँ पर रहते हैं आपको? बवेरू, बांदा डिस्ट्रिक्ट में बवेरू, अमरौला का। मतलब शनिवार को बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई? शनिवार को बात हुई, फिर हम लोग काम धाम में लगे रहते, हमने कॉल भी नहीं किया। फिर पता चला कि इसका फ़ोन नहीं लग रहा था, फिर मैंने कॉल की, स्विच ऑफ जा रहा है। अब यहाँ स्विच ऑफ होने का उचित कम बनता है, तो फिर हम भागे वहाँ। रुक रही अगली खबर का खबर गाजीपुर से, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान की गर्दन पर हाथ रख दिया है। अब पाकिस्तान का जनरल कह रहा है कि सिंधु जल के लिए जंग लड़ेंगे, जबकि हमारा ये फैसला है कि आने वाले समय में एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसेगा। मंत्री राजभर ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पंगा लिया है, आने वाले समय में उसका नक्शा दुनिया से हटने जा रहा है। अनिल राजभर ने कहा कि जब उसकी जान आफत में आती है तब वो समझौते की बात करते हैं, वो दुनिया से जान बचाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन आज उसे कोई समर्थन नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गाजीपुर जिला को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोग देख रहे हैं मेरे साथ जिलाध्यक्ष जी ओम प्रकाश राय जी सहित सभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्षगण, भानु प्रताप जी, सुनील जी, हम लोगों के वरिष्ठ नेता कृष्ण बिहारी जी, सब लोग उपस्थित हैं। आप सबके सानिध्य और मार्गदर्शन में हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर आज जो गोष्ठी यहाँ बुलाई, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही सार्थक रही। अच्छे युवा साथी, हमारे छात्र भाई बहनों का समागम हुआ। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को एक माह पूर्व चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अब तक हमीरपुर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शहर कोतवाली पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामले की जांच कर रहे हल्का इंचार्ज अब तक कोई सुराग नहीं जुटा सके और न ही किसी आरोपी की पहचान हो सके। स्थानीय लोगों और व्यापारियों में पुलिस की निष्क्रियता से नाराजगी है। खबर बरेली से है, जहां सिरोली थाना क्षेत्र के नसरतगंज में पैतृक संपत्ति के लालच में सगे भाई की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। 25/26 अप्रैल की रात करीब 1 बजे सोमपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के भाई विजेंद्र, उसकी पत्नी भगवान देई और भतीजे धर्मेंद्र और अमरपाल ने मिलकर हत्या की साजिश कर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि हत्या के पीछे जमीन और पैसे का विवाद था। सोमपाल के 50,000 रुपये चोरी कर आरोपियों ने हत्या की योजना बनाई। मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को पिपरिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया था।
दिनांक 26 अप्रैल 2025 ग्राम नसरगंज थाना सिरौली से यह सूचना प्राप्त हुई कि सोमपाल नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी घटना के क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 167/25 थाना सिरौली पर पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन भी किया गया। इसी के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अभियुक्त मृतक के परिवारीजन हैं। इनमें से एक है विजेंद्र, जो कि मृतक का सगा भाई है। विजेंद्र के 2 पुत्र धर्मेंद्र और अमरपाल, जो कि उसके मृतक के भतीजे हैं, और उसकी पत्नी भगवान देवी। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। ये घटना भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। मृतक सोमपाल के नाम पर 5 बीघा ज़मीन थी, जिसको वो बेचने की आड़ में था, और इसी के एवज में उसने 50,000 रुपये प्राप्त किए थे। इनके परिवारजन को जब इस बात का पता चला तो इनके द्वारा 50,000 रुपये भी चुरा लिए गए और इस घटना को अंजाम देने की एक योजना बनाई गई और इनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हमने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में प्रयुक्त तमंचे को भी बरामद किया है और 37,000 रुपये की भी बरामदगी की है। गाजियाबाद के विजयनगर स्थित संतोष मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा ने स्कूल के 2 मुस्लिम छात्रों समीर और कजान पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा के अनुसार बीते कुछ महीनों से दोनों युवक उसे देखकर छेड़छाड़ कर रहे थे। आरोपी गलत तरीके से छूते थे, चोरी छिपे उसकी तस्वीरें खींचते थे। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी बाज नहीं आए। डर के कारण छात्रा ने कॉलेज में ही पढ़ने वाले अपने भाई और बुआ के बेटे को इस बारे में बताया, पर जिन्होंने कॉलेज आकर युवकों को सख्त हिदायत दी और फटकार लगाई। इस बात का बदला लेने के लिए 28 अप्रैल को कॉलेज छुट्टी के बाद आरोपियों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर हाथी और डंडों से छात्रा के भाई पर हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के भाई को गाजियाबाद के संतोष अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज से संतुष्ट न होने पर परिजनों ने छुट्टी की मांग की, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से पहले समझौते की शर्त रख दी। पीड़ित परिवार का अस्पताल में पैसा भी जमा है और अस्पताल प्रबंधन घायल को अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। शिकायत के बाद मामले पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत बीसलपुर मार्ग पर बालाजी मंडी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया। थाना दिवरिया के नौगांव नबी नगर निवासी 45 वर्षीय पंचम लाल अपने बेटे 20 वर्षीय अमर सिंह व पत्नी सुशीला के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। जोहार आपको बता दें, जोराह गाँव की सीमा स्थित बालाजी मंडी के पास बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी पुलिस और स्वाट टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 74 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए के करीब है। आरोपी शराब की तस्करी लग्जरी कार में रखकर कर रहे थे, जिन्हें पुलिस जब्त कर चुकी है। कोतवाली दादरी में बरामद अवैध शराब के साथ खड़े सूरज पुत्र विनोद चौधरी, अमित पुत्र महेश चंद्र, अमित पुत्र लक्ष्मी सिंह, अमित पुत्र संजय सिंह को नगला में नैन सुख के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस और स्वाट टीम को इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई। 2025 को थाना दादरी पुलिस द्वारा शराब का अवैध व्यापार करने वाले 4 को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 74 पेटी हरियाणा मार्का शराब ऑफिसर्स चॉइस तथा 2 लग्जरी गाड़ियां, 1 क्रेटा तथा 1 MG हेक्टर बरामद हुई हैं। इन चारों में एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, 2 व्यक्ति हाथरस के हैं तथा 1 व्यक्ति दिल्ली का है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये हरियाणा से सस्ते दामों पे शराब खरीदकर बिहार में ले जाते हैं और वहाँ पे महंगे दामों पे बेचते हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को खबर झांसी से, जहां थाना नवाबाद क्षेत्र की विश्वविद्यालय पुलिस चौकी के इंचार्ज ने सूचना के आधार पर 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। बरामद वाहनों में 7 बाइक और 4 स्कूटर शामिल हैं।
आपको बता दें एसपी सिटी ज्ञानंद कुमार ने बताया कि मुखबिरों से मिली सूचना पर करगुआ भगवंतपुरा मार्ग स्थित खंडहर में छापेमारी की गई। इस कच्चे मार्ग पर आकाशवाणी के पीछे खंडहर कोठरी से थाना बड़ा गांव के बिरगुआ गांव निवासी गौरी शंकर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने निशानदेही पर 11 गाड़ियां बरामद की है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक नशे आदि का आरोपी लत पूरी करने के लिए गाड़ियां चोरी करते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष नवाबाद की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान गौरी शंकर, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष है, ये बिरगुआ थाना क्षेत्र बड़ा गांव का रहने वाला है। इससे कुल 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें जिनके संबंध में अलग अलग थानों पर FIR पंजीकृत किया गया है। मुख्य रूप से उसमें नवाबाद पर ही 6 मुकदमों में ये FIR है और इसमें सभी मुकदमों में गौरी शंकर के विरुद्ध माननीय न्यायालय में रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। रायबरेली के सरेडी थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में एक महिला का 100 कल फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए इसे दहेज हत्या बताया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला के ससुराली जनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान संगीता के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। अब इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सरेनी थाना पुलिस ने कहा कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है। खबर चंदौली से, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मंगलवार को पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल का दौरा कर अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आग से जले मरीज का उचित उपचार तक नहीं किया जा रहा है और डॉक्टरों द्वारा मरीज को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पूर्व विधायक ने बताया कि 2 दिन पहले अहिकौरा गांव से आग में जलकर आए मरीज को भर्ती करने में आनाकानी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बर्न यूनिट में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और AC की खराबी के कारण जले हुए मरीज अस्पताल से भाग रहे हैं। हालांकि बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बर्न यूनिट में दोनों AC पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं और इलाज में कोई लापरवाही नहीं हो रही है। अहिकौरा गांव में 2 दिन पहले आग लग गई थी, सिलेंडर भी फट गया था। उसका पूरा 5 लोग बुझाने में, उस आग में 5 लोग जल गए थे। हॉस्पिटल आए, यहाँ AC नहीं चल रही थी। एक AC खोल के दी है, 1 महीना से बनने के लिए वो आई नहीं। दूसरी AC काम नहीं कर रही थी, इसलिए 3 लोग यहाँ से चले गए। यहाँ के डॉक्टर बोले कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, यहाँ पे जान चली जाएगी। मैं सुना तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं देखने के लिए यहाँ पे नंगा नाच चल रहा है। अभी एक औरत आके रो रही है कि रात भर मेरे पति तड़पते रहे, पैर टूट गया है, कोई देखने वाला नहीं है। खबर आगरा से है, जहां थाना सैया क्षेत्र के सिकंदरपुर खारी नदी के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना में 2 सवारियों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन अन्य घायल हो गए हैं। घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल भेजने का कार्य किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हल्द्वानी से, जहां राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी उच्च शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने निदेशक उच्च शिक्षा और विभिन्न डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में डिग्री कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और छात्रों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री रावत ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर को बधाई देना चाहता हूँ कि वो 45 साल की सेवाओं के बाद आज कल रिटायर्ड हो रहे हैं। आज उनका यहाँ पे रिटायरमेंट का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचा हूँ। और दूसरा, निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था राजीव कौशल विकास केंद्र का यहाँ पे खुला है। यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी ज़मीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी कि जल्दी अगर इसकी ज़मीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। बच्चों के लिए फर्नीचर हम पूरा दे रहे हैं, किताबें पूरी दे रहे हैं, बच्चों उदयमान बच्चों के लिए अलग से जो है व्यवस्था कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं। टीचर्स के लिए जो है भक्त दर्शन पुरस्कार दे रहे हैं। जो अच्छे टीचर हैं उनको 15-15 लाख रुपए तक का जो है प्रोजेक्ट बना सकते हो व्यवस्था कर रहे हैं। और आप खुद आज समीक्षा बैठक में थे, आपने देखा होगा कि हमने उच्च शिक्षा में जो भी बच्चों की डिमांड थी वो सारी पूरी। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस फोर्स ने रैन बसेरों, झुग्गी झोपड़ियों और होटलों को खंगाला है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में 6 टीमें सघन चेकिंग कर रही हैं। वहीं इस दौरान कई लोग संदिग्ध मिले हैं जिनको हिरासत में लिया गया। सर्च अभियान के दौरान लोगों के आधार कार्ड चेक कर संदिग्धों की पहचान के लिए आबादी क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि बड़ा चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। काफ़ी सारी फोर्सें इकट्ठा करने के बाद एक सघन अभियान हमने चला रखा है सुबह से वेरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को पूछताछ करेंगे जो बिना आईडी के या गलत आईडी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से आकर के आपराधिक किस्म के लोग भी यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रहते, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं। उनसे पूछताछ करेंगे, उनके वाजिब कार्ड, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर कहीं कुछ खामी मिलती है तो आगे लीगल कार्रवाई भी करी जाएगी। सर, अभी तक कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? अभी करीब 12-13 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिनके पास प्रॉपर प्रपत्र नहीं है या गलत आधार कार्ड प्रतीत होता है। अभी उनकी प्रॉपर डिटेल से चेक करने के बाद तब आगे हम लीगल कार्रवाई लेंगे। देहरादून में बारिश के मौसम में हर साल जल भराव एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। इसे लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त नमामि वंसल ने बताया कि शहर में जल भराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए भी नगर निगम कार्य योजना बना रहा है। इससे जल भराव की समस्या कम करने के साथ साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम का उद्देश्य है कि गंभीर इलाकों में जल भराव की समस्या को न्यूनतम किया जाए ताकि शहरवासियों को मानसून में राहत मिल सके। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या है मानसून के दौरान और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए और रिचार्ज पिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी इसमें संयुक्त रूप से काम किया जाए।
रुड़की के रहमतपुर ग्राम में एसडीएम कोर्ट से आपको बता दें सार्वजनिक रास्ते से कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि रहमतपुर ग्राम में ग्राम विकास गिरी का आरोप है ग्रामीण विकास गिरी का आरोप है कि उनके पड़ोसी के द्वारा सार्वजनिक रास्ते को जाकर अवैध रूप से लेंटर डाल लिया गया, जिसको लेकर वह कई सालों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। विकास गिरी ने बताया कि 7 फरवरी 2025 को लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनकी जीत हुई और एसडीएम कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक रास्ते से अवैध निर्माण को 15 दिनों के अंदर हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेशों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने 24 मार्च को जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया था। जी वो 133 आरपीएस का जो मामला है ये वहाँ पे गया था, इसमें एसडीएम कोर्ट में। वहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हुई, कोई इसका जो है ना कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और जांच में भी तोड़ने के आदेश नहीं है। जांच में भी रिवीजन की बात है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये बार बार इन लोगों को प्रेशर डाल रहा था, ये ना आना पड़ा यहाँ पे। हम इसके खिलाफ सिविल कोर्ट चले गए, सिविल कोर्ट से स्टे हो गया और स्टे में 30 तारीख तक का टाइम दिया गया। आगे कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आगे चल रहा हो या किसी का कोई इसमें वाद विवाद हो रहा है। इस पे एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आ जा रहा, इसकी कोई इसी तरह का कोई अवरोधक है नहीं जो 133 में घेरा था। 2022 से मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा इसमें सिर्फ हाई कोर्ट गए थे। हम हाई कोर्ट ने कहा कि आपका मुकदमा एसडीएम कोर्ट पड़ा है, तो सर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी मेरा मुकदमा हो रखा है। तो फिर मैं यहाँ गया तो यहाँ मैंने 2022 से मैं अब तक 2025 तक के लड़ा हूँ। तो सर ने फिर मुझे इसमें आदेश दिए थे तोड़ने के, केस मुकदमा जीत गया। ये रास्ता कब्जा हुआ है सर, सरकारी संपत्ति है ये, इसके बाद मेरे प्रूफ भी है पे, और क्या नाम है इसकी, सब चीज मेरे पास है। ये बात चल रहा था, क्या नाम है इसका, विकास की तरफ से ये जो रास्ते पे जो लेंटर डाल के मकान बनाया हुआ ना, इसकी तरफ से कि ये गलत है। 133 CRPC की कार्रवाई इन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ डाली थी, तो एसडीएम साहब ने जो आदेश किए थे इसमें तोड़ने के, उसके खिलाफ ये जो है वहाँ हाई सिविल कोर्ट चले गए। वहाँ से 30 तारीख तक का स्टे है। अब 30 के बाद जो भी होता है फिर ये चले गए सिविल कोर्ट। हाँ, सिविल कोर्ट से 30 तारीख तक का स्टे दिया हुआ। 30 तारीख तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं करी जा। देहरादून में बारिश का मौसम आते ही शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आने लगती है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए दून नगर निगम ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। नगर आयुक्त नमामि वंसल ने जानकारी दी है कि जल भराव की समस्या को चिन्हित कर लिया गया है और प्रभावित इलाकों के लिए विशेष योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि जल भराव की रोकथाम के लिए नगर निगम पूरी तरह से सक्रिय है। वाटर लॉगिंग समस्या होती है मानसून के दौरान, और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए, और रिचार्ज पिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी इसमें संयुक्त रूप से काम किया जाए। खबर लक्सर से, जहां गर्मी का प्रचंड दौर शुरू हो चुका है। सूरज के निकलते ही तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। दोपहर होते ही चुपती जलती गर्मी बढ़ जाती है और देर शाम तक तापमान ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे में जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। खासकर छोटे कारोबार और खेती किसानी पर गर्मी का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। स्थानीय लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जब अप्रैल में ये हाल है तो मई और जून में स्थिति क्या होगी। लोग कह रहे हैं कि इस बार की गर्मी शायद मार ही डालेगी। देखिए इस बार जो है शुरुआत से ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है। जो स्कूल से बच्चे आते हैं उनके चेहरे बिल्कुल लाल रहते हैं, लू से वो बहुत परेशान रहते हैं, किसान भी परेशान है। इस बार गर्मी का बहुत प्रचंड रूप रहेगा, बहुत ज्यादा पड़ रही है गर्मी इस टाइम। ये आजकल किसान भी बहुत परेशान है, आम जनता बहुत परेशान है। इसमें हर मतलब बीमारियां इतनी हैं बहुत ज्यादा, और ये कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं हम लोगों के जो आसपास का जो वायु प्रदूषण, काफ़ी ऐसी चीज़ें प्रदूषण है जिसकी वजह से परिवर्तन हो गया मौसम में। और मौसम में इतना परिवर्तन हो गया कि कम से कम अभी तक लगभग 40 प्लस जा रहा है, और आगे जो अनुमान लगाया गया है वो कम से कम 45 से 50 डिग्री तक जाने का अनुमान है। इसमें मेरी जो सलाह सभी से यही रहेगी कि अधिक से अधिक अपना लिक्विड लें और जितना भी हो सके इन लू से बचें। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी।